गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 12 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज़ न्यूज़पेपर को। दोस्तों, आज के इस हिंदू न्यूज़पेपर में हम सबसे पहले बिजनेस सेक्शन को उठाएंगे, क्योंकि जो हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो बिजनेस सेक्शन से ही है। उसके बाद हम इस पेज नंबर 1 पर आएंगे। ठीक है, चलो पहले हम बिजनेस सेक्शन पे चलते हैं। ये अराउंड हमें मिलेगा पेज नंबर, आई थिंक 13 होगा। ये आपका पेज नंबर 13 भी नहीं है, ये आपका पेज नंबर है, पेज नंबर आ गया 14। ठीक है, यहाँ पर आपका बिजनेस सेक्शन है और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि देखो हम न्यूज़पेपर में हम वही चीज़ें करते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, बाकी जो खबरें होती हैं उनके लिए आप न्यूज़ चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आ रही है, गवर्नमेंट टू कम्प्लीटली एग्जिस्ट अर्थ वाइल PSUs। देखो ध्यान से सुना मेरी बात। पहली बात, ये PSU क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स। ये वो यूनिट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं और इसमें 100% स्टेक होल्डिंग किसकी होती है? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट की होती है। आप कह सकते हो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी होती है और इसी को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट्स। गवर्नमेंट जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब गवर्नमेंट ने कहा कि देखो प्राइवेटाइजेशन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम चाहते हैं कि जो मेजर मेजर सेक्टर्स हैं उनके अंदर गवर्नमेंट की ही कंपनी हो, यानी PSUs हो। तब ये चीज़ कॉन्सेप्ट चलता था। लेकिन अब जैसे 2021 आ गया, देखा जा रहा है कि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, टेक्नोलॉजी अपडेट बहुत ज़्यादा हो गया है, मैनेजमेंट में काम करने के तरीके बदल चुके हैं। लेकिन PSUs में आज भी पुराने तौर तरीके ही अपनाए जाते हैं, जिसके चलते PSUs एक वाइट एलिफेंट की तरह लॉस मेकिंग कंपनी बनती जा रही है। तो ऐसे में अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इन जगहों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। मतलब जिन जगहों पर पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल या स्टेक होल्डिंग होती थी, अब ये चाहते हैं कि उसमें पब्लिक सेक्टर की जगह बल्कि प्राइवेट सेक्टर अपनी जगह लेना शुरू कर दे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास मैनेजमेंट स्किल अच्छी होती है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती है। तो इस वजह से अगर हम ये चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो जो लॉस मेकिंग PSUs हैं प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2002 के अंदर इसकी नींव रखी थी और कहा था कि प्राइवेटाइजेशन जैसा कॉन्सेप्ट भी इंडिया के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक करके एक PSUs थी। अब गवर्नमेंट चाहती है इसको पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करना, यानी कि इसके जो कुछ शेयर अभी गवर्नमेंट के पास हैं वो भी ये डिसइन्वेस्ट करना चाहती है। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। मैं यहाँ पर 3 वर्ड्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली चीज़ PSUs क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। जहाँ पर 100% स्टेक होल्डिंग किसकी होती है? सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उसको PSUs बोलते हैं। अब गवर्नमेंट अगर अपनी होल्डिंग को बेचना चाहती है, यानी गवर्नमेंट कंपनी उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, तो इस कंसेप्ट को अपने पास बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन। और इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, कि गवर्नमेंट ने जिन जगहों पर इन्वेस्ट किया था अब उसको वो बेच रही है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो यही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो ये चाहती है कि जो अब बचा कुचा स्टेक भी है ना हिंदुस्तान जिंक में, तो इसको वो वहाँ से निकालना चाहती है। अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रोग्राम थे उसके तहत जो 2002 में लिए गए थे, अब इसको पूरी तरीके से क्या करना चाहती है, वो प्राइवेटाइज करना चाहती है। फिलहाल अभी अगर मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, इसमें 29.5% अभी गवर्नमेंट का स्टेक है। कुछ टाइम के अंदर ये स्टेक भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात थी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक आ रही है, सेंटर टू सून फ्री अप अनटैप्ड स्पेस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है? पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए की जाएंगी। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मान लो एक बहुत बड़ी लैंड है, उस लैंड के अंदर हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो भी फैक्ट्री या यूनिट लगाएंगे, उस यूनिट से बनने वाला माल हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे कि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा सके, फॉरेन एक्सचेंज हमारा बढ़ पाए। तो उस पर्टिकुलर एरिया में सारी की सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, जिससे एक इंडस्ट्रीज जो है वो अपने लेवल को बढ़ा सके। तो उस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब एक बात सोचो, एक बड़ी सी लैंड है, उस लैंड पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। उन फैक्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस, बैंकिंग, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए छोटी छोटी दुकानें या बड़ी बड़ी दुकानें अगर आपको आपके ही एरिया में मिल जाए तो आपकी इंडस्ट्रीज बूस्टअप करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रहने के लिए अगर हम घर भी वहीं आसपास प्रोवाइड करा दें तो एम्प्लॉय का मूवमेंटअप भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, टाइम की वेस्टेज कम होगी। यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़े वो सारी की सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अवेलेबल करा दी जाएँ, जिससे उन्हें दूर दराज जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में प्रोडक्शन लेवल जो है वो इन्हांस हो जाएगा, कैपेसिटी इन्हांस हो जाएगी, और फिर जो हमने प्रोडक्ट बनाया हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक अच्छी खासी कीमत देखने को मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतने ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी इंडिया के अंदर आएंगे। इस बात को लेकर हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने लैंड अलॉट की है SEZ के लिए,
कहा जा रहा है कि 30,000 करोड़ रुपए की पूरी इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। और कहा गया जो कल वेडनेसडे को ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है और कहा गया है कि हम अगस्त में इसकी जो शुरुआत है वो स्टार्ट कर देंगे, और इसमें से जो भी माल बनेगा हम उसको अराउंड 30% ग्लोबल लेवल पे क्या करेंगे, उसका एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए अभी क्या अलॉटमेंट की गई, लैंड को अलॉटमेंट की गई, लेकिन अभी भी 50,000 करोड़ रुपए के ड्यूज़ अभी भी पेंडिंग चल रहे हैं। मतलब देखो, आपको यहाँ से समझने वाली चीज़ पता है क्या है? आपको यही सीखना है SEZ क्या होता है, इसको क्यों बनाया जाता है, और गवर्नमेंट क्या SEZ को प्रमोट करने के लिए स्कीम्स लॉन्च करती है। द आंसर इज़ येस, बिल्कुल लॉन्च करती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें यहाँ पर अभी यहाँ तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर देखना, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक न्यूज़ आएगी, बहुत ध्यान से सुनना क्या है। पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो ये बोलता है कि आप जो भी टैक्स निकालते हो उसका एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा, सेक्शन 207। लेकिन साथ में वो ये भी बोलता है कि अगर कल को एडवांस टैक्स देते टाइम या टैक्स की सेल्फ असेसमेंट यानी पेमेंट करते टाइम अगर हमारे पोर्टल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में हम डेट को एक्सटेंड भी कर देंगे। सोच के देखो, अगर गवर्नमेंट का पोर्टल ही काम नहीं कर रहा है और मैं तो टैक्स टाइम पर पे करना चाहता हूँ, तो इसमें मेरी गलती है, गवर्नमेंट की गलती है? द आंसर इस गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट ने अपनी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। अब उस पर अगर गवर्नमेंट मुझ पर पेनल्टी लगेगी, आप जानते हो ना, जब आप एडवांस टैक्स टाइम पर पे नहीं करते हो तो सेक्शन 234A, B, C लग जाता है, और रिटर्न फाइलिंग की डेट अगर एक्सटेंड हो जाती है और हम उस पर भी नहीं भरते हैं तो 234F भी लग जाता है, पेनल्टीज लगती है 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये की। सोच के देखो, अगर मेरा पोर्टल काम नहीं कर रहा है, क्या मैं टाइमली पेमेंट कर पाऊंगा? द आंसर इज नो। वही चीज़ यहाँ पर बोलिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कल की डेट में ये बोला है कि अगर किसी भी इंसान ने कोई भी रिटर्न में एक्सेस पैसा भरा है, जैसे एडवांस टैक्स कभी कभी हम एक्सेस कर देते हैं, तो जो इंटरेस्ट वगैरह है और जो लेट फीस वगैरह है इसको गवर्नमेंट टाइम पर पे करेगी। और उन लोगों की जिनकी ITR 2021 की है और वो भर नहीं पाए क्योंकि पोर्टल काम नहीं कर रहा था, तो उनके लिए हमने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, 30 सितंबर तक के लिए कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर हम इन पोर्टल, जैसे अभी आप जानते हो इनकम टैक्स का एक नया पोर्टल बना है, लोग बहुत परेशान हो गए उस पोर्टल से। जो पुराना वाला पोर्टल था वो बहुत अच्छा वर्किंग था, इवन मैंने भी खुद ने ये चीज़ फेस की है कि पुराना वाला पोर्टल बहुत ज़्यादा फैमिलियर था, बहुत ज़्यादा ईजी था। नए वाले पोर्टल के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, उसमें फाइलिंग करते रहे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर वो ठीक हो जाए, बट अभी के फिलहाल के टाइम में बहुत कायोटिक सिचुएशन हो चुकी है कि लोगों को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है रिटर्न्स वगैरह फाइल करने के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर इसमें से अभी हम और देख लेते हैं। अगर कोई और न्यूज़ आपको बताने लायक होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया, बस यही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ ध्यान देना। आप जानते हैं हमारे पास हम डेली डेली कंपनियों के नाम पढ़ते हैं। डेली डेली पढ़ने से फ़ायदा पता है क्या होता है? आपको 50 कंपनियों का नाम एक दिन ऐसा आएगा कि सारे के सारे टिप्स पर याद हो जाएंगे। मैं आपको रिपीट कर दूँ, हमारे यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट होता है, जहाँ पर सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज़ की जाती है, वो दो जगह होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में होती है और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होती है। हर स्टेट का अपना स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन पॉपुलरली बॉम्बे का ही चलता है और सेंट्रलाइज लेवल पे निफ्टी का चलता है। निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियाँ आती हैं और सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनियां आती हैं। अब वो टॉप 50 कंपनी आज की डेट में कौन कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ। अदानी एयरपोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, BPCL, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, HCL टेक, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ICICI बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ITC, JSW स्टील, कोटक बैंक, L&T, M&M, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्री, SBI लाइफ, स्टेट बैंक, श्री फार्मा, सन फार्मा, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा मोटर, टाटा स्टील, TCS, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, UPL और विप्रो। ये टॉप 50 कंपनियां हैं जो कि हमारे यहाँ पर लिस्टेड हैं निफ्टी के अंदर। और जो टॉप 30 कंपनी होती है वो किस में आ जाती है? सेंसेक्स के अंदर आ जाती है। चलो मेरा एक क्वेश्चन, ये तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जब किसी भी कंट्री को लोन देती है तो वो किस में देती है? HDR में देती है। और आपको ये भी याद हो गया होगा कि HDR का कॉन्सेप्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1969 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और HDR के अंदर 5 बास्केट ऑफ करेंसी आती है, US डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन या चाइनीज रेम्बेनी। ठीक है, ये आती है। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक और जो ये आपकी IMF है, इन दोनों का गठन 1944 में हुआ था। 1944 में ब्रिटेन वुड में एक मीटिंग रखी गई थी जिसे हेमिस्फेयर मीटिंग भी बोलते हैं, और इसमें दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था। कौन कौन सी? IMF और IBRD, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना क्योंकि अब मैं नई नई चीज़ आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो हमारा जो बिजनेस सेक्शन है वो तो अब कवर हो गया। अब थोड़ा सा हम ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब यहाँ पर है, बाइडन जो है वो अपनी पहली मीटिंग या पहली सबमिट जो है वो दिसंबर
को करने वाले हैं। ये समिट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यूएस के कोई भी जो डिसीजन होता है, इनफैक्ट अगर कोई भी वो डिसीजन किसी और कंट्री के रिगार्डिंग भी ले रही है, तो डजंट मीन कि वो इंडिया के लिए इफेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि हम ग्लोबली वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। हो सकता है यूएस के कोई ऐसे रूल जो कि इजराइल पे लगते हों, हम पे नहीं लगते, बट हम भी उससे अफेक्ट होंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा इजराइल से कोई ट्रेड चला हो जिस वजह से हम भी अफेक्ट हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि जो सेकंड सबमिट है वो दिसंबर में होगी, ठीक है, जिसके अंदर कई सारी चीज़ों को चेंज किया जाएगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आया जाएगा। वो रिफॉर्म किस किस तरीके से होंगे मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊँगा जब वो चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके बाद और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर तो ये आपकी कुछ एडवर्टाइजमेंट टाइप की चीज़ें हैं, यहाँ ये चीज़ें हमें वैसे भी नहीं पढ़नी होती हैं। इसके बाद यहाँ पे ये भी कुछ नहीं है, ये थोड़ी लोकल लेवल की न्यूज़ है। और यहाँ पर देखो, आप जानते हैं कि अभी हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर दिल्ली क्या पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो कितनी ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी ऑक्सीजन को लेकर। तो कहा जा रहा है कि थर्ड वेव के अंदर ये सिचुएशन ना आए, तो हमें पहले से ही ऑक्सीजन को लेकर क्या करके चलनी है, सावधानी बरत के चलनी है, क्योंकि सेकेंड वेव के अंदर सबसे ज़्यादा डेथ हुई है वो कोविड के चलते नहीं हुए हैं, वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हुए हैं। तो सेंट्रल ने साफ साफ बोला है कि सभी स्टेट्स को कि अपने अपने लेवल पे अपनी स्टेट्स के अंदर ऑक्सीजन की इतनी सप्लाई करके रखें कि कल को जैसे हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था वो सिचुएशन दोबारा ना आए, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर मोदी जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है। उन्होंने कहा है कि अब हम ये चाहते हैं कि इंडिया को एक ऐसा ब्रांड बनाएं जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस हो जाए। अच्छा देखो, मैं मोदी का तारीफ़ नहीं कर रहा, बट एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब से ये प्रधानमंत्री बने तब से हमारी इंडिया की जो इमेज है आउट ऑफ 195 कंट्रीज़ वो काफ़ी सुधर गई है। पहले हमारी कंट्रीज़ को एक अंडर डेवलप कंट्री में काउंट किया जाता था, लेकिन जब से इन्होंने गद्दी संभाली है तब से देखा जा रहा है कि इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री की तरह देखा जा रहा है। और यूएसए तो ये तक बोलता है कि जो इंडिया है इसको डेवलप्ड नेशन में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत सुविधाएं वगैरह मिल रही हैं डेवलपिंग होने के नाते। तो ये अब अपने आप में इतने सक्षम हो चुके हैं कि इसको डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट कर दिया जाए, ऐसा यूएस का कहना है, ठीक है। खासतौर पे ये कहना था उनका, जो हमारे पिछले राष्ट्रपति थे ना डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कहते थे। चलो, ये तो अच्छी बात है। इसके बाद और हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं कोई ऐसी न्यूज़ अगर होगी तो बताऊंगा। अच्छा, आप जानते हो कि मैंने आपको कई बार बताया कि पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को भी ये पावर दी गई है कि वो ओबीसी के रिगार्डिंग अगर कोई कोटा सिस्टम अपनाना चाहते हैं या रिजर्वेशन सिस्टम को अपनाना चाहते हैं तो उनको ये पावर दी गई है, ठीक है। जो पहले ये पावर सिर्फ सेंट्रल के पास थी, ठीक है। ये तो वही चीज़ हो गई। और इसमें तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखना, अभी आप जानते हो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें काफ़ी लोगों की जाने गई हैं। तो देखो, अक्सर क्या होता है ना, जितने भी हिली एरियाज़ हैं, जैसे आपके हिमाचल प्रदेश हो गए, उत्तराखंड हो गए, तो इन जगहों पर क्या होता है, अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जाता है, बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि उस छोटे से चेंज से जो इन्वायरमेंट है वहाँ का अफेक्ट हो जाता है। और थोड़ा भी चेंज आता है ना तो इन्वायरमेंट ऐसा अफेक्ट होता है कि वहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। हर साल या कह लो हर महीने लैंडस्लाइड से कई लोगों की जाने जाती हैं। इसीलिए जितने भी हिली एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कराने से पहले हमें बहुत बार सोचना पड़ता है कि इसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, अल्टीमेटली जितनी डिज़ास्टर होती है, मैंने अभी तक आपको जितने भी न्यूज़पेपर पढ़ाए उनमें एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी कि सभी के सभी डिज़ास्टर में मैन मेड चीज़ें ही होती हैं। माना ये नेचुरल होती हैं, लेकिन उसका अगर आप रूट कॉज पे जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको रूट कॉज मैन मेड ही मिलेगा। तो दोस्तों, हमें अपने लेवल पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी बन सकता है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि उसका खामियाजा आप देख सकते हैं हम ही लोगों को भुगतना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम ऊपर चले तो यहाँ भी अभी ऐसा कुछ, ये थोड़ा स्पोर्ट्स न्यूज़ आ गई है, ठीक है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना। इसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल 3 है, बट मैं आपको एक पढ़ाऊंगा, सेफ एट स्कूल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुना, लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं। सेफ एट स्कूल का मतलब क्या है कि जैसे अभी कोविड जब चला था 2019 के अंदर, वैसे तो हमारे यहाँ लॉकडाउन 2020 से लगना शुरू हुआ था। तो जब 23 अप्रैल 2020 को फर्स्ट लॉकडाउन लगा तो हमारे यहाँ स्कूल्स को बंद कर दिया गया। करते करते 1-1.5 साल हो गए, स्कूल बिल्कुल बंद पड़े हैं। इससे कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है स्टूडेंट्स की, उसको अफेक्ट देखने को मिला है। इवन उनकी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी इफेक्ट देखने को मिला है। तो कहा यह जा रहा है, ऐसी कई सारी स्टेट्स हैं जो ये चाहती हैं कि अब स्कूल को रीओपन कर दिया जाए, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल्ड है। और अगर स्कूल्स ओपन नहीं करेंगे तो स्टूडेंट के अंदर की जो एक फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएंगी, जिसका असर उनको पढ़ाई में देखने के लिए मिलेगा। अगर हम देखें जुलाई मंथ में, जैसे हरियाणा हो गया, नागालैंड हो गया, इन्होंने बोला है कि जो टीचर्स हैं उनको अब धीरे धीरे क्लास के अंदर आना है, जबकि पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, लक्षद्वीप ये क्या कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर ये अपने स्कूल को रीओपन
ओपन करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन है, हम ये नहीं कह रहे सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल्ड है, बट इतनी है कि अभी हम स्कूल खोल के एक ट्रायल वर्जन पे स्कूल को चला सकते हैं। बिकॉज स्कूल खोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बच्चे जो हैं अब घर पे देखो, ऑनलाइन सिस्टम का एक लेवल होता है। अगर आप एक हायर स्टडीज़ कर रहे हो तो आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप ऑनलाइन क्लास लोगे तो आपके लिए प्रोडक्टिव होगी। बट जहाँ पर बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे क्लास 11, क्लास 12, क्लास 10, ये बच्चे इरिस्पॉन्सिबल होते हैं, उतने ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न नहीं होते, एक दो को छोड़ के, तो इनके लिए ऑनलाइन क्लास इतना इफेक्टिव नहीं होता। फिजिकल क्लास होना बहुत ज़्यादा, ये कहते हो ऑफलाइन क्लास होना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हो, वहाँ पर आपके पास दिमाग होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें चल सकती हैं। बट स्कूल में ऑनलाइन एक लेवल तक चल सकती हैं, बट आप ये नहीं कर सकते हम पूरा भी ऑनलाइन शिफ्ट कर दें, क्योंकि अभी हमारी मेंटेलिटी उस लाइक नहीं बन पाई, ना बच्चे ही उतने ज़्यादा भी समझदार हैं। तो इसको लेकर ये आर्टिकल है, आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ना, इससे आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। आर्टिकल हमेशा एक तरफा होते हैं, इसलिए उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मेरा तो मानना ये है, और आप लोग भी यही मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी तो मुझे जो फर्स्ट पेज है ना हमारा हिंदूज़ का, उसमें मुझे कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं लगी जो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। ये वाला है ना, ये देखो, ये हमारा फर्स्ट पेज है, इसके अंदर कुछ भी नहीं। हिमाचल की लैंडस्लाइड हुई, उसमें 10 लोग मारे गए, 60, ये मैंने आपको बता ही दिया इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो आज की द हिंदूज़ न्यूज़पेपर में आप इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।